सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नहीं, मार डालो मेरे को। नहीं, मार डालो मेरे को। नहीं, मार डालो मेरे को। ये अभी फिर FIR करके मेरे को घर भेजेंगे, घर में गुंडे लेके आएंगे, फिर मारेंगे मेरे को। मैं बोल रहा था मेरे को थाने में रहने तो यार कुछ देर। इनके सामने धमकी देके गए है ना, सब वीडियो में रिकॉर्ड है। अब अभी यहाँ सड़क में आके धमकी देके जा रहा है वो। सत्ता जब बेलगाम हो, अफसरशाही निरंकुश हो जाए तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें लोकतंत्र को बचाने वालों को ही खुद की जिंदगी की भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे में आम आदमी की क्या बिसात, वो सिर्फ तमाशबिन बनकर सत्ता की धौंस पर सहमा सा अपनी औकात तोल रहा होता है। घटना छत्तीसगढ़ के कांकेर की है, जहां एक वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला को सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना इतना भारी पड़ गया कि जान पर बनाई। मैदान में लड़ेंगे, लड़ेंगे। लाइसेंस भी चलाओ, लाइसेंस भी रखाओ, अपनी सुरक्षा के लिए रखाओ। मेरे गांव में साले मर्डर किए, आज तक नहीं पकड़ा जाए, अपनी सुरक्षा के लिए रखा हूँ मैं। पर्सनल करने नाम तो लिखे, जिसमें दम है। मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा नाम लिख के डाल, घर में घुस के नाम मारे, नाम लिख के डाले। पत्रकार को तहसील के अंदर ही जानवरों की तरह खींचकर घसीटकर पीटा गया, मानो वो कोई इंसान नहीं, कोई बेजुबान पुतला हो। मगर यहाँ सब जायज है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है जनाब। शिशुपाल सूरी विधायक है, उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सूरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ, जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लहराया थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, CCTV में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएँगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पे मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। सरकार कांग्रेस की, पुलिस कांग्रेस की और गुंडे भी कांग्रेस के। उस कांग्रेस की जो विपक्ष में थी तो पत्रकार संरक्षण कानून की ऊंची ऊंची बातें करती थी। आज सत्ता में है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपनी ताकत से रौंदना चाहती है। देख लेंगे, समझे? जो बकरचोदी करता है, रुकने का बात नहीं है। लगना नहीं है किसी से, पर लगे तो छोड़ना नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई? बहुत हो गया है, शुरुआत हो गई है, ठीक है। समझे? क्या हो गया बे? अरे बात मत करना। क्या बात करता तू? आप लोग के सामने हमारा इतिहास करो। हम कौन है पहले? अगर हम चुप रहे
देखिए अबे वो हट गया है ना, वो हट गया है, पेपर लगा दिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस बात को लेकर खुश हैं कि एफआईआर तो हुई, घटना होती है तो दोषियों को पनिश करेंगे। धरने बैठने के बाद एफआईआर नहीं। देखिए, थाना हमारा कोरोना बंद है, वहाँ हमारे 12-13 लोग पॉजिटिव निकले हैं। बाहर टेंट में हमारा थाना चल रहा है, तो वहाँ पर दोनों लोग गए, दोनों के एफआईआर हुआ, तब तक कोई विवाद नहीं। वो उसमें क्या ग्रुप में डाल दिया पत्रकार, उसमें बाकी पत्रकार लोग पहुँच गए, तो वहाँ कुछ विवाद हुआ। प्रारंभिक जानकारी जो आई है, अभी मैंने जो जानकारी लिया, तो उस पत्रकार ने जो कहा है वो रिपोर्ट लिखी जा रही है, तो उसमें ऐसा नहीं है। कुछ घटना होती है तो उसके बराबर जो गलती करेगा उसको पनिश करेंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। गृह मंत्री जी, घटना तो हो चुकी है, पत्रकार पर हमले की। अब तो आप सिर्फ बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ के हाथों बड़ी घटना होने में बहुत वक्त नहीं लगता, और जब भीड़ में सरकारी गुंडे हों तो सबूत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसी हमले पर संज्ञान लिया जाए तो शायद बड़ी अनहोनी को टाला जा सकता है, क्योंकि घायल पत्रकार की माने तो तहसील में एक आदमी खुलेआम रिवॉल्वर लहरा रहा था। खुलेआम पिस्तौल लेके एक आदमी थाने में घुसा हुआ है, आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा। वो पिस्तौल निकाल के बार बार दिखा रहा था और लहरा रहा था। तो ये स्थिति हो गई कांकेर की और पूरे प्रदेश की, और भूपेश बघेल का राज्य है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने पत्रकार साथियों पर भरोसा करता हूँ, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अब मुझे मरने का डर नहीं है। उन गुंडों को मैं इस संदेश दे दीजिए कि वो और आए मेरे को, और इस बार लात घूसों से नहीं, छोटे मोटे हथियार से नहीं। मेरे सिर में कुछ हथियार से मारा गया है, मगर छोटे मोटे हथियार ना लाएं, वो लोग बड़ा हथियार लाएं। इस तरह से गुंडागर्दी, अब थोड़ा स्तर खराब हो रहा है तुम लोगों का। कांकेर वाले इतने गंदे गुंडे हैं करके बाहर के लोग हंसेंगे, पिस्तौल चलाओ। अगर ये सच है तो फिर कैसे आम आदमी जुल्म के खिलाफ तहसील में जाने की हिम्मत जुटा पाएगा, क्योंकि ये हश्र तो उस पत्रकार का हुआ है जो बस्तर से लेकर माओवादी बहुल इलाकों में जुल्म के खिलाफ सालों से आवाज उठाता रहा है। वो अपनी कलम पर तो भरोसा करता है, मगर गृह मंत्री के आश्वासन से आश्वस्त नहीं होता। आखिर कुछ तो वजह होगी। सरकार ने धोखा दिया। आज 2 साल बीतने जा रहे हैं। रुचि गर्ग और विनोद वर्मा जैसे पत्रकारों को हमने वहाँ सरकार है करके हम भरोसे में रहे, मगर आज 2 साल सरकार का बीत गया है। बाकी 3 साल में उस पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे भी, उसके पहले इस 2 साल में उन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को जितना जेल भेजा था उससे ज़्यादा उन्होंने 2 साल में भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज हो जा रही है। अभी भी जब मैं यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ तो उन्होंने उन गुंडों को फिर थाने में बुला लिया है कि कमल शुक्ला के खिलाफ आप एक काउंटर रिपोर्ट लिखा दो। तो काउंटर रिपोर्ट लिखा के इस तरह से आप गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हो। बहरहाल इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इस मामले को लेकर पत्रकार की सुरक्षा के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। जाने माने पत्रकार कमल शुक्ला पर जिस तरीके से कांकेर में थाने के अंदर में हमला हुआ है, वो इस बात को सिद्ध करने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में एक बार फिर से सरकार का जो राजकाज है वो भ्रष्ट नौकरशाह, माफिया, अपराधी और गुंडों के हाथों में चला गया है, और इन सबको सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इसके साथ साथ कांग्रेस के नेताओं पर भी आरोप लग रहा है। यदि सरकार लोकतंत्र पे थोड़ा भी विश्वास रखती है और पत्रकार संरक्षण कानून को थोड़ा भी मानती है, तो पत्रकार कमल शुक्ला के खिलाफ में जिन अपराधियों ने इस तरह के कृत्य किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और वो जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। और पत्रकार कमल शुक्ला के स्वास्थ्य के लिए, के इलाज के लिए सरकार तत्काल व्यवस्था करे, ये हमारी स्पष्ट रूप से मांग है। तो वहीं स्थानीय पत्रकार संगठन एकजुट हैं और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग कर रहे हैं। विनोद वर्मा, रुचि गर्ग जी ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। विनोद वर्मा, रुचि गर्ग जी ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। कांग्रेसी गुंडों को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि माओवादियों के अत्याचारों और जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार कमल शुक्ला को बघेल सरकार न्याय देती है या दोषी कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल लेने भर को अपने फर्ज की इतिश्री मान लेती है। न्यूज डेस्क, इंडिया लाइव 24।
अयोध्या पुलिस ने एक नकली वर्दीधारी दरोगा को गिरफ्तार किया है। ये वर्दीधारी दरोगा लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया। दरअसल अयोध्या के एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली युवती की जान पहचान इनायत नगर के रनापुर गांव में रहने वाले अरविंद गौतम से हुई। अरविंद ने युवती को बताया कि वो एक दरोगा है। ये शातिर वर्दीधारी दरोगा इतना चालाक था कि युवती से जब मिला तो इसने मुलाकात के दौरान दरोगा की वर्दी ही पहनी, जिसके कारण युवती इसके झांसे में आ गई। इसके बाद अरविंद गौतम ने युवती से कहा कि वो उसे पुलिस विभाग में नौकरी दिलाएगा। युवती का आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर अरविंद उसे एक दिन होटल में भी ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। वहीं जब नौकरी दिलाने के नाम पर बाद में दरोगा कन्नी काटने लगा, तब जाकर युवती को उस पर शक हुआ और उसने पुलिस में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने पूरी छानबीन की और मामला सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने मवई थाना क्षेत्र के राम बचन और राम सेवक को भी गिरफ्तार किया है। ये दिनांक 23 सितंबर को थाना कोतवाली में एक सूचना मिली कि जिसमें कि वादिनी ने यह आक्षेप लगाया है कि एक लड़का फर्जी दरोगा बनकर उसकी लड़की को बहला फुसला के नौकरी दिलाने के बहाने ले गया है और उसके साथ दुष्कर्म करने की प्रयास कर रहा है। उपरोक्त धारा इस मामले में तुरंत ही कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करा गया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। एटा जनपद में गरीब बेसहारा लोगों के लिए काशीराम कॉलोनी नंबर 2 का निर्माण किया गया है। यहाँ पर सरकार द्वारा बनाए गए क्वार्टर गरीब बेसहारा लोगों के लिए अलॉट किए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस कॉलोनी में गरीब लोग कम और संपन्न परिवार ज्यादा रह रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर गरीबों का हक मारकर ये घर दूसरे लोगों को अलॉट किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ घरों के बाहर तो सीसीटीवी कैमरे तक लगे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीसीटीवी कोई गरीब इंसान तो अपने घर में नहीं लगा सकता। दरअसल जिनको यहाँ घर मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं दिया गया और उनके नाम से धोखाधड़ी करके घरों को किराए पर दिया हुआ है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। भदोई के क्षेत्र में आए दिन गाड़ी की चेकिंग के नाम पर राहगीरों को परेशान किया जाता है। पुलिस वाले गाड़ी के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे लगता है वह 302 का मुजरिम है। आम लोगों से पुलिस वाले कैसे निपटते हैं यह इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पुलिस का जब मन करता है, जहां मन करता है वहां गाड़ी चेक करना शुरू कर देते हैं। चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान भी किया जाता है। आज तक चेकिंग में कोई भी व्यक्ति से कोई माल बरामद भी नहीं किया गया है, लेकिन चेकिंग हमेशा होती रहती है। जनता यही सोचती है कि इसी गली से या इसी चौराहे से कैसे निकला जाए कि अपनी मंजिल पर बिना परेशान हुए जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि गाड़ी की चेकिंग अब आरटीओ के हवाले की जाएगी। गाड़ी, मास्क, हेलमेट की चेकिंग अब सफ़ेद वर्दी वाली पुलिस करेगी, लेकिन इस आदेश का कोई अता पता नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर के नौबस्ता थाना पुलिस ने नशीली दवाओं और इंजेक्शन बेचने वाले 2 मेडिकल स्टोर संचालकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ दीपक भूकर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शैलेश और गिरीश नशीली दवाइयां और इंजेक्शन की सप्लाई रिटेल फार्मेसी वालों को करते थे। इसके बाद फार्मेसी संचालक उन नशीली दवाइयों को मनमाने दामों में ग्राहकों को बेचा करते थे। उन्होंने बताया कि दवाओं और इंजेक्शन की कीमत 30 से 40 रुपए होती थी, मगर इनको 120 से 150 रुपए तक में बेचा जाता था। हालांकि ये दवाइयां पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, मगर इसके बावजूद भी धड़ल्ले से कारोबार चल रहा था। दोनों मेडिकल स्टोर जिनको अरेस्ट किया गया है, जिन 2 लोगों को, उनके पास ना तो लाइसेंस था और ना ही वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। वो जो डिफरेंट सप्लायर थे उनके कांटेक्ट में रहते थे। नशीले ये इंजेक्शंस और दवाइयाँ जैसे एल्प्राजोलम हो गया, एल्प्रेक्स हो गई, और इंजेक्शंस में मॉर्फिन वाला इंजेक्शंस, ये सारे मंगवाते थे और लोगों को पैकेट बना के 120 रुपये में बेचते थे। इनकी कॉस्ट पड़ती थी इनको 30 से 40 रुपये और बेचते थे उसको 120 से 150 रुपये में।
इस पूरे मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत की नशीली दवाइयां, इंजेक्शन और कैप्सूल बरामद किए हैं। वहीं 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जिस मेडिकल स्टोर से दवाइयां बरामद हुई हैं, वो भी बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रहा था। इसमें अभी हमने 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। 2 अभियुक्त सुनील और गुड्डू वो फरार हैं। गुड्डू जो है उसके पास वो एक गोडाउन फीलखाना थाने में उसका एक गोडाउन भी मिला, जिसमें बहुत सारी नशीली दवाइयाँ लार्ज अमाउंट में हमने सीज़ की हैं। उसमें भी ये सारे नशीले इंजेक्शन्स और दवाइयाँ थी। उसके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही उसने कोई प्रायर कोई परमिशन ले रखी। इंडिया लाइव 24 के लिए कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायसेन में निकाली गई आक्रोश रैली किसानों की समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल के निज निवास से एसडीएम ऑफिस तक भारी संख्या में किसानों की समस्या को लेकर आज बरेली में रैली निकाली गई। साथ में चक्का जाम भी किया गया। पिपरिया नाके पर भारी संख्या में किसान उपस्थित थे। माननीय विधायक देवेंद्र पटेल ने किसानों की समस्या को लेकर भाषण भी दिए और एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बाढ़ में बर्बाद हुई फसल को लेकर मुआवजे की मांग की गई है। केंद्र और राज्य सरकार से किसानों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए माननीय विधायक महोदय ने अन्य अपने साथियों के साथ राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए रोड पर चक्का जाम किया। एसडीएम महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा है कि हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए बरेली से रूप सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम में बराक घाटी के उधारवन में सामाजिक कार्यकर्ता तापस दास ने हर साल की तरह इस बार भी जरूरतमंद परिवारों को कपड़े बांटे। कुंभ टी गार्डन और अमरनगर टी गार्डन के श्रमिकों के बीच 300 ड्रेस, जबकि लैंग लाचारा और हरिनगर जीपी में 500 ड्रेस वितरित की। इस बाबत उनका कहना था कि उन्हें सामाजिक कार्य करने में आनंद मिलता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सामाजिक कार्य 2021 के चुनाव की तैयारी की योजना के तहत कर रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के सदस्य हैं और अगर बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है तो वो जरूर लड़ेंगे। हम लोग वस्त्र वितरण कर रहे हैं इस पूजा के अवसर पर। उधारवन कॉन्स्टिट्यूंसी के विभिन्न जगह पर हम लोग अबाउट 3,000 हम लोग कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बार भी। इसी उपलक्ष्य से यहाँ पर हम लोग मथुरा में आए हैं और आपका कुंभ में ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं और पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग 3,000 कपड़ा बांटेंगे इस बार। इंडिया लाइव 24 के लिए बराक घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के काशीपुर में 3 दिन पहले इंद्रपाल नाम के शख्स पर हुई फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका साधु भाई ही निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 23 सितंबर की शाम को कुआंखेड़ा विशाल नगर के रहने वाले इंद्रपाल सिंह अचानक गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी सूचना उसने अपने साधु भाई ओमवीर यादव को फोन पर दी। जिसके बाद ओमवीर यादव की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो वो भी चौंक गई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि ओमवीर यादव ने ही गोली चलाई। पूछने पर ओमवीर ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने परेशान होकर गोली चलाई। सीसीटीवी फुटेज वो और मोबाइलों की सीरिया का एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि दिनांक 23 तारीख को करीब 7:30 बजे के टाइम पे शाम को ओमवीर यादव द्वारा ही हड़बड़ाहट में गोली चलाई गई
जो इंद्रपाल के लग गई थी। इस संबंध में ओमवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ओमवीर यादव को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। ओमवीर यादव के पास एक 32 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, जो भी उसके साथ ही उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। आज लोरमी जनपद के ग्राम चरनिटौला निवासी शिक्षक नारायण दहरिया मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहे थे। उसी समय अनियंत्रित कार ने पीछे से आकर ठोकर मार दी, जिससे शिक्षक मौके पर घायल हो गए, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने इलाज के लिए लोरमी स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले की सूचना जब लोरमी पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंची और लाश का मार्ग इंटीमेशन कर पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजन को सौंपकर जांच विवेचना में लेने की बात कही। अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे और समान दिशा से आती हुई एक कार जिसका नंबर CG 145086 उसके चालक द्वारा उसे जो है लापरवाहीपूर्वक ठोकर मार दिया गया और फिर मौके पर मौजूद लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 मुंगेली। झारखंड में गुमला के रैना नगर के रहने वाले एक युवक ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या करने की कोशिश की। राजू कच्छप नाम का ये युवक पथ निर्माण विभाग में कोस्ट गार्ड के पद पर तैनात है। युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। युवक की पत्नी के मुताबिक उस पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, जिससे कर्ज लिया वो रुपया मांगने के लिए अक्सर उसके ऑफिस आ जाता था। इसी के चलते मानसिक दबाव में आकर उसने ये कदम उठाया। 1.5 लाख कितना वापस किए? इसको मैंने एक बार 8,000, एक बार 5,000, 3,000, 2,000, उसका तो मैंने कोई प्रूफ नहीं है। कितना जमा कर सब वापस कितना बचा? सब वापस नहीं किए हैं, कुछ पैसा भी है हम लोग के पास अभी भी देना। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।